You are currently the only person in this conference. Just give me a moment. Good evening, everyone. Just a minute. I think there is some problem. Okay. Now I think the question is visible. See, try the first one first. This one. And this force that we have to find out in vector form. The force that we are supposed to find out, we have to find out in vector form.
This is two-dimensional coordinate system. Okay. Okay, Afia, what answer you are getting? Sir, minus 18 into 10 के पावर minus 3. Minus 18 into 10 raised to power minus 3. minus 13. 3. Okay. This is not in the vector form. The answer that you are giving is not in the form of vector. I mean, the answer should be in terms of I, J, like this. This is kind of magnitude. You have to think about vector form. Okay. Adya, you tell me your answer. सर साइन के साथ बताओ ना. Definitely. In terms of I and J. यस सर. माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर 1 आई कैप मतलब 10 to the power 1. माइनस 1 Minus 1. आई कैप That's it. एंड माइनस 0.28 इंटू 10 की पावर माइनस 1 जे कैप. सर 10 to the 28. power minus 1. J cap. Okay. Let's see. सर 28 है. हाँ. Okay. Anyone else want to answer? Arya? So minus 18 into 10 to the अच्छा सर वो vector. Actually, this is the magnitude. Actually, we are looking for answer in vector form. I have already said it. The answer should be like I and J. In I and J. It's not like magnitude of the force. That is again very easy to evaluate. But we have to give it in the vector form. And that is not difficult, trust me. Either you go by Coulomb's law in vector form formula, or you can directly solve it. Yes, Afia, you want to change your answer? Sir, minus 14.4. Minus 14.4 into 10 की पावर minus 3 I cap. Okay. Plus, minus 10.8 Okay. into 10 की पावर minus 3 J cap. Okay. Ovi, you tell me. सर मेरा फर्स्ट वाला ही आया मतलब आद्या ने जो बताया वो, लेकिन पावर अलग आई है. अच्छा, पावर अलग है. ये वाला आंसर है. तो आपके जो पावर है वो -1 नहीं है. तो शायद मैंने यूनिट में कुछ गलती की. कोई नहीं. देखो, we are going to do this. सबसे पहले तो इस तरह की क्वेश्चन हो ना, और जब आंसर हमारा वेक्टर में हो तो उसे घबराना नहीं है. बहुत सारे बच्चे इसको देख के परेशान हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम. मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ. बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, कोई ज्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं. ये हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई. अ पॉइंट चार्ज Q -2 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट ओरिजिन. सो -2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज ओरिजिन पर है. -2 माइक्रोकूलम. माइक्रो का मतलब पता होना चाहिए 10 to the power -6. Micro 10 to the power -6. Another charge Q 1 microcoulomb is kept at a point having coordinate 0.6 0.8 मीटर. तो 0.6 0.8 का यहाँ पर होगा. यहाँ पर दूसरा चार्ज है जो 1 माइक्रोकूलम का है, और ये 0.6 0.8 इस तरह से.
अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, पहले तो डायरेक्शन और उसके बाद मैग्नीट्यूड, और फिर हमारा आता है वेक्टर का बात। तो फोर्स कैसा लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन लाइक दिस अलोंग द लाइन जॉइनिंग। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फाइनल आंसर हम नहीं बोल रहे कि मैग्नीट्यूड में करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल q और कैपिटल Q है अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज है। अब देखो जब तुमने डायरेक्शन फिगर आउट कर लिया, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आपने डायरेक्शन फिगर आउट कर लिया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तब चार्ज में साइन का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो Q है -2, अब माइनस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस के कारण ही फोर्स का डायरेक्शन इधर आया है। अगर ये प्लस होता तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आता। हमने देख लिया कि फोर्स किस डायरेक्शन में, तो अब माइनस काउंट करने की जरूरत है, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 -6 सॉरी इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 होल डिवाइड बाई। अब तुम देखो यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो 6/10 और 8/10 अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। यू सी √6/10 का स्क्वायर प्लस 8/10 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 100/100, तो ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हमारा हो गया 1 यूनिट, 1 स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, वेट, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो आफिया ने बताया था, लेकिन अभी हमको इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये वेक्टर बनेगा। और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये जो पोजीशन वेक्टर हमने बनाया, इसको अलग कलर से बना देता हूं, ग्रीन कलर से बना देता हूं। ये जो हमने पोजीशन वेक्टर आर बनाया है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, दैट इज 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप। और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो यानी कि 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप डिवाइड बाई √, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वही 1 ही आएगा। मतलब दिस इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर ओनली। चेक कर सकते हो, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये जो टर्म है ये एक यूनिट वेक्टर है, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा। मतलब 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप, ये डायरेक्टली हमको मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू में। तो हमारा जो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन बनेगा, फाइनल आंसर अदर, दैट विल बी इक्वल्स टू 18 इंटू 10 टू द पावर -3 होल मल्टीप्लाइड विद 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप, और यहां से 10.8 i कैप प्लस 1.44 j कैप और होल मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर -3 न्यूटन। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सबने रॉन्ग आंसर किया, टोटली रॉन्ग। हाँ बताइए। सर इस फॉर्म में लिख दिया तो फिर हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर तुमने फोर्स के डायरेक्शन को फिगर आउट कर लिया, देन यू डोंट नीड वेट। एक बार अगर आपने फोर्स के डायरेक्शन को फिगर आउट कर लिया बाय ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ चार्ज, तब तुमको साइन के बारे में नहीं सोचना। अब तुम ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जैसे वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है उसको ब्लाइंडली यूज करना चाहते हो। तुम नहीं देखना चाहते कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, जो डेटा है वो फिट करना चाहते हो। तब उस सिचुएशन में तुमको चार्ज विद साइन पुट करना पड़ेगा, और मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। आई ऑलवेज रिकमेंड कि तुम नेचर ऑफ चार्ज को देख के फोर्स के डायरेक्शन को फिगर आउट कर लो, और उसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करो, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना जानो और यूनिट वेक्टर निकालना जानो, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज अ वेरी कॉमन थिंग। मतलब इसको निकालना अब तक हमको आ जाना चाहिए। हमको जो डायरेक्शन में फोर्स लेना है
उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने तो आना ही चाहिए। और अगर यूनिट वेक्टर निकल गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मल्टीप्लाई करो, आंसर करो। अब क्या सोचना है? अगर तुम ब्लाइंडली सॉल्व करोगे तो चांसेस है कि मिस्टेक करोगे। अब ये जो आंसर्स आए हैं, ये जो आंसर आए हैं, इसे माइनस का साफ साफ हमको दिख रहा है कि अंतर है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम ब्लाइंडली सॉल्व किए। हमने देखा ही नहीं कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा कि क्या होगा। हमने सीधे वैल्यूज डाला और उसको सॉल्व किया, उसमें मिस्टेक होने का चांस है। तो जब भी वेक्टर वाले भी क्वेश्चन आए ना, तो तुम उसको रियलाइज करो कि ये क्या हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा मैग्नीट्यूड निकाल के उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। बहुत ही आसानी से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ मल्हार बताइए। सर वो 14.4 जेकब चाहिए। क्या? ओ सॉरी 14.4, सॉरी यार, ये 14.4 आपको एक्सट्रीमली सॉरी। यस, आप ये बताइए। सर मैंने वो यूनिट वेक्टर 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप ले लिया था, इसीलिए वो आई कैप जे कैप उल्टा आ गया। हाँ तो अब ये देखो, ये क्या है, मिस्टेक तो मिस्टेक है बच्चे। अब ये सब छोटा छोटा मिस्टेक अगर हम कर रहे हैं तो हमको तो केयरफुल रहना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो बच्चा इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ दिया उसमें, और तुम यहां तक लाके और यूनिट वेक्टर निकालने में गलती करके और रॉन्ग करके -1 ले लिए, उसमें कौन ज्यादा चालाक साबित होगा? तुम सोचो खुद ही। एक बच्चा जो क्वेश्चन देख के इसको लगा कि मेरे से नहीं बनेगा, छोड़ा हटाओ, उसने टाइम भी बचाया, एफर्ट भी बचाया, और जिसने इस पर टाइम दिया उसको आता था ये क्वेश्चन, सिर्फ उसने यूनिट वेक्टर लिखने में एक गलती करी जो कि वो आता है उसको, और उसके बाद उसने आंसर निकाला और गलती से वो आंसर मैच भी कर गया। ये देखो, और जहां उसको +4 मिलने चाहिए थे वो -1 चला गया, उससे भी बुरे हाल में चला गया, तो 0 पा रहा है जिसने क्वेश्चन छोड़ा। तो मैं यही बोलता हूं कि जब क्वेश्चन करो तो पेशेंटली करो। अगर तुमको आता है क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज फिर हमको और पीछे लेके जाती है, आते हुए गलत होना, इसका कोई उपाय नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता हम तुमको सिखा सकते हैं, लेकिन जो तुमको आता है अगर तुम वो भी एग्जाम में गलत कर रहे हो तब तो फिर बहुत दिक्कत है। इसलिए हमको बहुत केयरफुल होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा टाइम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, आधा मिनट एक्स्ट्रा लगे, कोई दिक्कत नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। गलत नहीं होना चाहिए। पहला तो हमको यही अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, हमसे गलती नहीं हो, तब जाके मार्क्स में श्योरिटी आएगी। नहीं तो आता हमको सब है, लेकिन 4 गलत करके आ रहे हैं, हर बार मार्क्स कम हो जा रहे हैं, यही दिक्कत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ट्राई दिस। इसमें थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्या पता ये कर भी लिए होंगे, आई डोंट नो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इससे फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और कूलम्ब्स लॉ तो खैर लगेगा ही लगेगा। ट्राई दिस। हाँ बताइए। सर 2। ओके लेट्स सी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ER, एक बच्चे का आंसर है 2।
ओके मल्हार, क्या है आंसर आपका? हाँ सर 2 ही है। ओके श्रावणी? सर 2। ओके तो ये जो कल क्वेश्चन हमने बताया था ना, उसका बेसिक अगर पकड़ोगे तो बहुत 2-3 लाइन में ही क्वेश्चन बन जाएगा। आधा काम हमने कल आप लोगों को बताया था। Two identical charge spheres are suspended by strings of equal length. The strings makes an angle 30 degree with each other when suspended in the liquid of density. अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह का सिचुएशन। ये जो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये दोनों ईच अदर दिया हुआ, मतलब ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इनिशियली जब हमने इसको लिक्विड में नहीं डुबाया था, उस समय इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो तो आपको पता ही है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, एक ग्रेविटी का फोर्स mg लगेगा और एक टेंशन लगेगा। यही तो फोर्सेस है। और इंडिविजुअली मैं अगर देखूं तो ये जो एंगल होगा ये हाफ ऑफ द एंगल होगा। मतलब मैं चाहूं तो इसको 15 डिग्री लिख सकता हूं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। टेक दिस एज थीटा ओनली। जरूरत पड़ा तो थीटा को पुट करेंगे, बट इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एंगल पर फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड केस में भी कह रहा है द एंगल रिमेन्स सेम एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो हमने कल क्या निकाला था? हमने यही निकाला था कि एफ ई इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा। तो ये तो हमारा पहला केस में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेकंड केस में एक्चुअली क्या होगा, ये थोड़ा सा आप लोग सोचिए। मैं 1 मिनट और देता हूं, फिर हम लोग सेकंड केस में चीजों को रियलाइज करेंगे। हाँ क्या बताएं? सर जो बॉयंट फोर्स है उसके वजह से एंगल इंक्रीज करने की कोशिश करेगा क्या? एंगल तो बोल रहा बट है वो कि कर नहीं सेम, पाएगा। एंगल सेम रह रहा है, एंगल में कोई फर्क नहीं आ रहा। हाँ आप ये बताइए। हाँ तो सर वो हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर तो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो बॉयंट फोर्स है उनमें से जो मतलब दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, इसलिए एंगल सेम, ऐसा कह सकते काइंड हैं ऑफ क्या? ऐसा ही सोच सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्योंकि सिर्फ बैंड फोर्स ही नहीं कम हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बैंड फोर्स ही नहीं लग रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो कम हो रहा है। सेकंड केस में तो दोनों बातें होंगी ना। हाँ आप ये बताइए। सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो के फैक्टर से कम होगा और ओके mg भी मतलब नेट मतलब इफेक्टिव mg काउंट करेगा उसमें। ध्यान से देखो यहाँ पर, अब जो हमारा जो फोर्स लगने वाला है वो हो जाएगा एफ ई डैश, जो कि क्या होगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। इसमें कोई दो राय है तो बताओ। क्योंकि एंगल चेंज नहीं हुआ तो सेपरेशन भी चेंज नहीं हुआ, और जब सेपरेशन नहीं चेंज हुआ और चार्ज भी वही है तो सिर्फ मीडियम के कारण एक रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म आ जाएगा। तो ये फोर्स तो यही लगेगा। दूसरा, टेंशन के बारे में मुझे नहीं पता कि टेंशन क्या होगा, हम टेंशन के बारे में ज्यादा बॉदर भी नहीं होंगे। लेकिन ये जो नीचे की तरफ जो mg लग रहा था, अब वो सिर्फ mg नीचे की तरफ नहीं लगेगा, उसके अलावा एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बैंड फोर्स FB। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ कितना होगा, क्योंकि बैंड फोर्स वेट से कम है, लिक्विड की डेंसिटी 0.8 है और जो बॉडी का डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर 1.6 है, तो डेंसिटी स्फीयर की ज्यादा है। तो ज्यादा होने से
डेफिनेटली उसका वेट ज्यादा होगा, बाइंड फोर्स कम होगा। मतलब Fb और mg, इन दोनों में mg का वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो Fe डैश तो तुम लोग को समझ में आ गया, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा ये लगेगा नेट फोर्स, दैट इज mg माइनस Fb। और ये टेंशन टी डैश, इसका कोई खास लेना देना नहीं है, और ये एंगल थीटा ही रहने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये फोर्स कितना होगा ये देख लो। तो mg माइनस m डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.8, ये हो जाएगा 1 इंटू रो 0.8 इंटू जी, यही हो जाएगा हमारा बाइंड फोर्स। मास को अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो ये वॉल्यूम हो गया, वी रो जी, यही तो होता है फॉर्मूला, वी रो जी। तो वी निकल गया, रो हमको दिया हुआ है लिक्विड की डेंसिटी 0.8 इंटू जी। तो यहां से अगर तुम देखो तो सॉरी, जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.8। सॉरी 1.8 क्यों लिख रहे हैं, 1.6 नहीं यार, तुम लोग ही बोल नहीं रहे हो कुछ। ये 1.6 है ना। तो mg को अगर कॉमन किया तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 1.6, ये हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा mg/2। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg/2। Fe डैश हमको पता है, दैट इज F/ER, और टेंशन के बारे में हमको बदलने की जरूरत है। तो सेकंड केस में अगर तुम यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वही लगाओगे तो Fe डैश इज इक्वल टू अब mg/2 tan थीटा, ऐसा कुछ आ जाए। अब इसको डिवाइड कर दो तो tan थीटा, देखो हमको थीटा की जरूरत भी नहीं पड़ी, 15 डिग्री। बहुत बार बच्चे क्या होगा 15 डिग्री सोच के परेशान हो जाएंगे कि अरे सर 15 डिग्री तो हमको पता ही नहीं था, तो हम कैसे करते क्वेश्चन। ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। mg विल गेट कैंसिल और बचा क्या, Fe होल डिवाइड बाई Fe अपॉन ER, and that is equals to 2। Fe will get cancelled और डायरेक्टली एक लाइन में आ जाएगा ER is equals to 2, and that is your final answer। very very good। समझ आई बात। एंगल नहीं चेंज होने से बहुत सारी बातें हो गई, ध्यान से समझो। अगर एंगल चेंज होने का बात होता तो सेपरेशन भी चेंज हो जाता, ये जो सेपरेशन है ये भी चेंज हो जाता। एंगल चेंज नहीं होके सेपरेशन कांस्टेंट हो गया, और जब सेपरेशन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में सेम हो तो अगर मीडियम में डालते हो तो उसका फोर्स 1/ER टाइम्स हो जाता है। ये हमने पिछले दिन ही देखा था। तो ये बात हम आसानी से इसको बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और हम तो आंसर रटने के लिए नहीं बोलेंगे इसका, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बहुत पहले ही IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, अब मेडिकल में भी पूछा जा सकता है, और इसमें कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो तुमको अगर mg sin mg tan थीटा, ये रिजल्ट अगर याद हो, 2-3 लाइन में ये क्वेश्चन बनेगा। वो तो मैंने एक्सप्लेन करके लिखा ताकि तुमको समझ में आए। बाइंड फोर्स काउंट करना है, मैंने पहले ही हिंट दिया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। Anyone still having any difficulty? Just tell me. कंफ्यूजन है क्या? चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, देखो तो बहुत सारे बच्चों ने इसको ट्राई भी कर लिया होगा, आई डोंट नो। अमलार बोलिए। नहीं सर, वो आंसर। अच्छा इसका आंसर रेडी है, चलो अच्छी बात है।
एक बार बाकी बच्चों को भी मौका दिया जाए। ओके, सो आई गेस सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन जो बच्चों ने नहीं किया है, डू दिस, अभी कीजिए उसको। इसमें भी आपका वही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ध्यान से समझो। कॉन्सेप्ट यही है, एफ और अदर एफ ई इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा। अब थोड़ा सा हमको टैन थीटा में देखना पड़ेगा कि और क्या क्या कर सकते हैं, बस यही बात। और थीटा हमारा ये वाला एंगल होता है, याद रखना, दिस इज आवर थीटा। ओके, सो नक्षत्र आप बताइए कौन सा आंसर आ रहा है? सर फर्स्ट। ओके, सबका फर्स्ट ही आंसर है, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। हाँ सर। ओके, बाकी बच्चों को मैं भी अभी 2-3 मिनट देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये जिस साल में भी आया है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। और मैक्सिमम बच्चे, आई मीन 2013 का बात है, उसमें आउट ऑफ नहीं आता था। देखो मेडिकल के एग्जाम में भी आउट ऑफ ये पिछले 5-6 साल से ट्रेंड बना है। उसके पहले किसी भी सब्जेक्ट में, आई मीन बायो में फिर भी आता होगा, फिजिक्स में आउट ऑफ नहीं आता था। ये उस दौर का क्वेश्चन है, तो उस साल मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। अब भले ही तुम लोग को आ गया, तुम लोग सॉल्व कर लिए, वेरी गुड, बट ये एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो बच्चे बिल्कुल, अगर उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। जो बेसिक्स हमने सीखा है, हम उसी को, कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। मैंने एक पोल शेयर किया है, आई एम श्योर सब लोगों ने देख लिया होगा, और मैंने स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सबको बोला है उसमें वोट करने के लिए, ताकि सबका ओपिनियन एक बार हमको पता चल सके। अब 11th क्लास की क्लासेस अगर शुरू हो गई तो फिर मैं टाइम एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी हमारे पास चांस है। आज कल में कोशिश कीजिए कि सब लोग अपना इनपुट दे दीजिए। सबसे ज्यादा वोटिंग जिस पर होगा, डेफिनेटली वही टाइमिंग हम लोग प्रीफर करेंगे। चलिए देखा जाए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 pitch balls carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length। लेंथ दोनों का सेम है, तो चाहो तो ले सकते हो L। The equilibrium separation between them is R। इनका equilibrium separation भी दिया हुआ है R। Now the strings are rigidly clamped at half of the height। ये जो डिस्टेंस है उसको, पहले ये y ऐसा दिया हुआ था, अब यहां से इसको हाफ ऑफ द हाइट से क्लैंप कर दिया गया। Now the strings are rigidly clamped at half। The equilibrium separation between the ball now become R dash। R dash का वैल्यू हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ R। हमारे पास किसी भी सिचुएशन में, रादर ये हो या ये हो, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए थीटा डैश बोल दूं, थीटा डैश, तो यहां पर
एफ ई इज इक्वल टू एम जी tan थीटा, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और हम चाहे तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं दोनों पर। अगर चार्ज क्यू हो तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू tan थीटा। इफ यू सी, ये लेंथ हमारा हो जाएगा r/2 और ये हमारा है y, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं r/2 इंटू y, यानी कि के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू mg/2 इंटू आर क्यू अपॉन वाई। ये एक रिलेशन एक तरीके से फर्स्ट सिनेरियो में हमको मिल गया है। अब सेकंड सिनेरियो की बात की जाए तो सेकंड सिनेरियो में भी यूज कैन डू द सेम लॉजिक। उस केस में हम लोग लिख सकते हैं एफ ई डैश इट इक्वल्स टू एम जी tan थीटा डैश, और एफ ई डैश क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, and that is equals to mg into r dash by 2 और y का वैल्यू है y/2, तो y/2 डाल दिया। तो यहां से फिर से हम देखेंगे के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू mg और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इनटू r डैश क्यू अपॉन y। अब यहां पर एक इक्वेशन है हमारा, यहां पर एक इक्वेशन है हमारा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यू सी, तो राइट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए। तो बस यहां से इक्वेशन अब करना है, mg/2 इंटू आर क्यू अपॉन वाई इज इक्वल टू mg इंटू आर डैश क्यू अपॉन वाई। अब y विल गेट कैंसिल्ड, mg विल गेट कैंसिल्ड, और डायरेक्टली r डैश क्यू इज इक्वल टू आर क्यू बाई 2, और यही से हमारा r डैश जो है वो आ जाएगा r डिवाइड बाई क्यू रूट ऑफ 2, एंड दिस इज आवर आंसर। देख रहे हो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह सिर्फ एक रिजल्ट को तरीके से यूज करना है, और इस तरह के क्वेश्चन एक के बाद एक बनते चले जा रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे तो ये रिजल्ट भी परमानेंटली याद हो जाएगा। फिर तुम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में डाउट होगा ही नहीं। हमने बहुत सारे स्टेप्स इस यहाँ एफ इज इक्वल टू mg tan थीटा लिखने के बाद हमने बहुत सारे स्टेप्स को इग्नोर कर दिया। वो लामिस थ्योरम लिखना है, एफबीडी बनाना, ये सब खत्म है। अगर तुम उसको भी ऐड करते तो ये क्वेश्चन सोचो कितना बड़ा हो जाता। तो ये एक शॉर्टकट है और इसको हमको यूज करने आना चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखिए, जब भी इस तरह से एक पॉइंट से 2 बॉल के सस्पेंडेड होने का बाद इस तरह का क्वेश्चन आता है, यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस अप्रोच, दिस विल ऑलवेज गोइंग टू हेल्प। एनीवन हैव एनी डिफिकल्टी, देन प्लीज रेज योर क्वेश्चन। ओके, तो ये जो बातें हो रही हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ हम 2 चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, और ये जैसे ग्रेविटेशन में हमने किया था बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, कहीं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अगर मान लो हम मल्टीपल चार्जेस के साथ डील कर रहे हो, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, और सबके नेचर के बारे में भी हमको कोई ऐसा बात नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तुम चाहो किसी को पॉजिटिव ले लो, किसी को नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं ये हमारा एक Q0 है, ये हमारा एक Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है, ये हमारा Q4 है, ये हमारा Q5 है। इस तरह से विसिनिटी में चार्जेस रखे हुए हैं, एंड हमको Q0 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है
कि force between any two charges will remain independent of presence of any other charge. मतलब 1 वाला जो चार्ज है वो Q0 पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि ये चार्जेस होते या ना होते तो लगता। मतलब इनके नहीं होने पर जो चार्ज फोर्स लगेगा, इनके रहने पर भी वही फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा Q3 आ गया या Q2 आ गया या Q4 आ गया तो फोर्स बदल जाएगा। फोर्स विल रिमेन सेम irrespective of the presence of other charges. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं और अचानक से हमारा कोई दोस्त आ गया जो हमको हौसला अफजाई करने लगा, हमको इनकरेज करने लगा, तो हो सकता है कि हम जो काम 2 घंटे में करने वाले थे 1.5 घंटे में ही निपटा दें। और मान लो कोई ऐसा बंदा आ गया जो तुमको बार बार डिस्करेज कर रहा है, नहीं होगा तुमसे, जाओ हटो, तो वो 2 घंटे में क्या, वो 3 घंटे में भी नहीं हो, 4 घंटे में भी नहीं हो। तो सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस ह्यूमन पर पड़ता है। अगर सराउंडिंग में तुम्हारे 4 लोग ऐसे हैं जो तुमको सपोर्ट करते हैं, तुमको बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, तो अगर इम्पॉसिबल काम भी रहा तो एक बार के लिए वो लगेगा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे सामने 4 निगेटिव लोग बैठे हैं और जो एक इजी काम को भी बोल रहे हैं कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होता, तुमको लगने लगेगा भाई सही बोल रहा है, नहीं होता। इसलिए अपने आसपास निगेटिव लोगों को तो बिल्कुल भी जगह नहीं देनी, और जो बार बार ये बात कर रहे हैं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, उनका बात बिल्कुल भी नहीं सुनना। आसपास वैसे लोग होने चाहिए जो बोले कि तुमसे हो जाएगा, मेहनत करोगे तुम, तब तुमको लगेगा कि यस दिस इज पॉसिबल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ नेचर कि नेचर पार्शियलिटी नहीं करता। नेचर में कोई पार्शियलिटी नहीं होती। Q1 और Q0 के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जो इनके अब्सेंस में लगता है। Q2 और Q0 के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जो इनके अब्सेंस में लगता है। एंड सेम विद द अदर चार्जेस ऑल्सो। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो हमको इंडिविजुअली सबका फोर्स निकाल के सबका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। दैट मीन्स द नेट फोर्स on any one charge or any charge will be the vector sum of forces applied by all other individual charges separately. यहां पर जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज doesn't affect the force between two charges. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वेक्टर सम है। वेक्टर सम के लिए अपने को वेक्टर्स आना चाहिए, बिना वेक्टर के कैसे होगा। अब मान लो मैं कुछ देर के लिए एज्यूम कर लूं कि सारे चार्ज पॉजिटिव है, लेट्स अज्यूम दिस। तुम कहोगे सर कुछ निगेटिव क्यों नहीं ले लेते? निगेटिव लेना है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं सारे को पॉजिटिव ले लूंगा। और ये Q0 भी पॉजिटिव, चलो Q0 को निगेटिव ले लो, चलो Q0 को निगेटिव, ये सारे पॉजिटिव है। तो होगा क्या, ये Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, Q2 ये अपनी तरफ खींचेगा, Q3 अपनी तरफ खींचेगा, Q4 अपनी तरफ खींचेगा एंड Q5 अपनी तरफ खींचेगा। अब इन सब का F1, F2, F3, F4, F5 इन सब का वेक्टर सम हमको लेना पड़ेगा, तब जाके नेट फोर्स ऑन Q0 आएगा। दैट मीन्स F net
will be simply F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5, और ये वैल्यूज कहां से आएंगे F1 F2 के? कूलम्ब्स लॉ, डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगाओ, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, R4 स्क्वायर, R5 स्क्वायर, इस तरह से हो। अब ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा लगेगा तुमको कि ये डरावना है, इसमें डिस्टेंस अलग अलग है, वेक्टर्स में कोई रिलेशन नहीं है, एंगल्स बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो रेगुलर फिगर से रहेंगे। रेगुलर फिगर का मतलब, जैसे सबसे आसान क्वेश्चन जो मैं बना सकता हूं वो ये है, ट्रायंगल और स्क्वायर। एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर हमारे इक्वल चार्जेस है, Q, Q एंड Q, और कुछ देर के लिए मान लो सब पॉजिटिव है, सेम नेचर के। अपोजिट नेचर के होंगे तो क्या होगा, विल कम टू दैट। और इनके बीच का जो साइड लेंथ है, यू कैन टेक दिस एज L, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर है। कोई भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा वो निकालना है, एंड द सेम थिंग दैट वी हैव टू डू फॉर स्क्वायर आल्सो। ये हमारा स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पर एक एक पॉइंट चार्जेस हमने रख दिए। स्क्वायर का साइड लेंथ मैंने A ले लिया है, और ये भी चार्ज जो है वो कैपिटल Q ले लो। सब सेम नेचर के हैं, चाहो प्लस ले लो माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको प्लस ले लो। किसी एक पर नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आपको बताना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रेविटेशन में तुम देखोगे सॉल्व किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ चार्ज की जगह मास है, और ग्रेविटेशन में हमारा अट्रैक्शन होता था या रिपल्सन की पॉसिबिलिटी, बस यही फर्क है। चलो ट्राई करो, आंसर निकालो। हाँ बताइए। हो गए दोनों? हाँ सर। वेरी गुड। इस केस में कितना आया? सर √3 KQ² by L²। वेरी गुड, वेरी गुड। और इस केस में? और KQ² plus A² by A²। A स्क्वायर ना, in bracket √2 plus 1/2 2 प्लस √2 plus 1/2। ऐसा। जिन लोगों ने हैंड रेज किया है एक बार चेक कीजिए, इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर देन फाइन। अगर कोई किसी का आंसर चेंज है तो वो आंसर बता सकता है। देखो जिन बच्चों से नहीं हुआ उन बच्चों से, हर्षिता गॉट द आंसर? यस सर। गुड। देखो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे सोचना होता है, कैसे करना होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और अगर हम इन सब क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे तो आगे जाके दिक्कत होने वाली है। कोई भी चार्ज चुन लो, हमको किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है। मान लो हमने ये चार्ज चुन लिया, ये वाला, इस पर हमको फोर्स निकालना। ये चार्ज अपने ऊपर खुद ही फोर्स नहीं लगा सकता, रिमेम्बर, ये जो चार्ज है ये अपने ऊपर खुद फोर्स नहीं लगाएगा, इस पर ये और ये दोनों चार्ज फोर्स लगाने वाले। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो, दोनों L डिस्टेंस पर है, मतलब दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम हो गया, डिस्टेंस भी सेम हो गया, तो फोर्स भी सेम ही होगा। एंड दैट फोर्स F can be written as KQ² upon L²।
लेकिन ये फोर्स हम डायरेक्टली ऐड करके 2 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। ये वाला जो चार्ज है जो राइट में पड़ा हुआ है, ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फोर्स ऐसा लगेगा। और ये जो ऊपर में पड़ा हुआ फोर्स है, ये जो लगाएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ऐसा लगाएगा। दोनों फोर्स एफ ही है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन नहीं है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब वेक्टर में हमने पढ़ा था कि दो इक्वल वेक्टर अगर 60 डिग्री के एंगल पर लगे तो जो रिजल्टेंट होता है वो √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर होता है। ये हमने पढ़ा है। तो नेट फोर्स जो है इन दोनों के बीचों बीच लाइक दिस, इसके बिल्कुल बीचों बीच कुछ ऐसे लगेगा। दिस इज आवर नेट फोर्स एंड इसका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस kq²/L²। तो अगर तुमको बेसिक्स पता है, वेक्टर्स के बारे में पता है, एंगल वगैरह के बारे में पता है, तो ये करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमको वेक्टर्स में ही कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने कहा था कि तुम लोग को वेक्टर्स जरूर करना चाहिए, तो अभी भी क्लास में देर नहीं हुई है, वेक्टर्स करना ही पड़ेगा, वेक्टर से बच नहीं सकते। जिन बच्चों को वेक्टर्स में समस्या आ रही है वो लोग वेक्टर्स जाके तुरंत वीडियो लेक्चर्स देखें, कंपोनेंट, रिजल्टेंट, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। 2-3 लेक्चर में ही वेक्टर्स हमने लिया है। जिन बच्चों को वेक्टर्स में तकलीफ है वो लोग जाके ये चीज करने पड़ेगा। अब दूसरा डायग्राम, बहुत बार बच्चे फर्स्ट वाले का आंसर सही निकाल देते हैं लेकिन सेकंड वाले में आके फंस जाते हैं। अब सेकंड वाले में मैं वापस से जो फोर्स है वो इस वाले चार्ज पर निकालना चाहता हूं। कोई पर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर ये खुद नहीं फोर्स लगाएगा, ये 3 अलग अलग, ये और ये फोर्स लगाएंगे। नाउ द सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि 2 चार्ज सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन जो तीसरा चार्ज है उसका डिस्टेंस सेम नहीं है। ये जो डिस्टेंस है ये √2 टाइम्स a डायगोनल है ये, इसलिए तीनों का फोर्स F नहीं लिया जा सकता। पिछली बार क्या हुआ था कि दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर थे, इसलिए दोनों का फोर्स F ले लिया था। यहां पर 3 चार्जेस है जिसमें तीसरा √2a डिस्टेंस पर है, तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो सेम नहीं मिलेगा। हाँ, ये दोनों जो 4 चार्जेस है जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, इनके कारण फोर्स कैसा लगेगा? तो एक ही लगेगा इधर, एक लगेगा इधर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अवे, रिपल्सन, और F का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा kq²/a²। और जो तीसरा फोर्स है वो लगेगा इधर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और इसका वैल्यू हो जाएगा F डैश। F डैश क्या है? तो ये हो जाएगा kq²/√2a²। ये हो जाएगा kq²/2a²। अभी भी डायरेक्टली ऐड करने का बात नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स को डायरेक्टली कभी नहीं ऐड करते। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको 2f करेंगे प्लस f डैश करेंगे और आंसर लिख देंगे। नॉनसेंस। ये वेक्टर्स है, वेक्टर एडिशन और अलजेब्रिक एडिशन में फर्क होता है। वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये जो f है और ये जो f है, ये 90 डिग्री पर लग रहा है, इसका रिजल्टेंट निकालें। तो 2 वेक्टर अगर 90 डिग्री पर लगे तो उसका रिजल्टेंट बीचों बीच होगा √2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर होगा। यानी कि हमारा जो नेट फोर्स बनने का बात है वो हो जाएगा √2 टाइम्स f, और ये जो रिजल्टेंट इन दोनों का होगा वो f डैश के अलॉन्ग ही होगा, तब उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे f डैश। यानी कि √2 टाइम्स kq²/a² प्लस kq²/2a²। अब ये kq² को कॉमन कर लो, kq²/a² को अगर कॉमन कर लिया जाए तो √2 + 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल सही। तो
जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, बहुत कुछ है इसमें समझने को। जिन बच्चों ने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को किया है, वेरी वेरी गुड। बट जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उनको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वेक्टर्स के, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के। सिर्फ जो मैंने लिखा वही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने इसको सॉल्व करने के दौरान बकबक किया वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो सब सुनोगे ध्यान से, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। एक हमारा रेगुलर पेंटागन है। ये रेगुलर पेंटागन है और इसके 5 कॉर्नर में 4 कॉर्नर पर हमारे इक्वल चार्ज रखे हुए क्यू, और इसका ये सेंटर है। सेंटर से किसी भी इंडिविजुअल चार्ज का जो सेपरेशन है वो आर, ये इंडिविजुअल सेपरेशन सबका सेम होता है कॉर्नर से, ये आर दिया गया है। एक कॉर्नर को हमने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया और सेंटर में एक पॉइंट चार्ज Q0 दे दिया। साइड लेंथ अगर चाहते हो तो ले सकते हो A। पेंटागन का साइड लेंथ हमारा है A। क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू all charges. Okay, I'm sure you people have done this kind of questions because these are very basic ones. मैं बाकी बच्चों को भी मौका दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, सोचिए इस क्वेश्चन पर, क्योंकि कुछ बच्चे काफी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। ओके, सिर्फ 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं आंसर लूंगा। मल्हार आप बताओ। KQ Q0 by R square. KQ Q0 upon R square. What we can say about the direction? सर जो जिस पर चार्ज नहीं है उसके डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पर चार्ज, That means the direction will be in this fashion or in this fashion. Which one? पहला 1 or नहीं। 2? राइट वाला 2 वाला। Okay. Direction will be along 2. देखिए बच्चे, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया है डेफिनेटली वो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट मेथड का मतलब बोलने का कि 4
4 चार्जेस हैं और इसका फोर्सेस निकाल के रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये पेंटागन है। पेंटागन में जो एंगल होते हैं वो 72 डिग्री होता है और इसको कंपोनेंट वगैरह लेना, रिजल्टेंट निकालना, इट ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम आता है और वो कॉन्सेप्ट मैं लिखने वाला हूं। नोट, इन अ रेगुलर पॉलीगन, यह रेगुलर पॉलीगन के लिए वैलिड है। इन अ रेगुलर पॉलीगन, if equal charges are placed at each corner, then net force on any one charge placed at center will be equals to 0। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन में हर कॉर्नर पर इक्वल चार्ज डाल दिया जाए और हम सेंटर पर कोई भी चार्ज डाल दें, नेचर वाइज पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, वैल्यू वाइज चाहे जो भी हो, उसके ऊपर फोर्स 0 लगेगा। अब ये क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट कैसे मतलब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं वो समझने का जरूरत है। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें तो सब जगह चार्ज नहीं दिया, हमने एक जगह छोड़ दिया खाली। तो ये कैसे इस स्टेटमेंट को ओबे करेगा, तो ध्यान से सुनना। अगर मान लो जो पॉइंट हमने खाली रखा है, इस पॉइंट पर हम अपने से एक चार्ज Q डाल दें, तो इस Q0 पर नेट फोर्स तो 0 हो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और हमको ये भी पता है कि ये जो चार्ज हमने रखा है ये इस Q0 पर कैसा फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा। तो वो जो Q हमने रखा है वो सिर्फ फोर्स लगाएगा। लेट्स से मैं उसको F डैश से डिनोट कर रहा हूं, तो F डैश विल बी K Q Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इतना ही फोर्स लगा सकता है वो, और क्या करेगा, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा 1 के लॉन्ग। दिस इज द F डैश। लेकिन इसके रखने से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, यानी कि रिमेनिंग जो 4 चार्जेस थे वो सब मिलके इस डायरेक्शन में F डैश के बराबर ही फोर्स लगा रहे होंगे, तभी तो ये 0 हुआ। अगर ये चारों मिलके इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली बराबर फोर्स नहीं लगाते तो इसको रखने से फोर्स 0 होता कैसे। यानी कि अगर हमसे रिमेनिंग चार्जेस के कारण फोर्स पूछा जाए तो हम इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो निकालेंगे और डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। इसलिए यहां पर जो आंसर आया है वो K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये सेकंड 2 मतलब ये वाला डायरेक्शन जो 2 से हमने दिखाया, ये रिमेनिंग 4 के कारण है। 1 वाला डायरेक्शन Q के कारण है। अगर ये होता तो नेट 0 हो जाता। आई बात समझ में? क्या जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था वो ये बात समझ गए? भैया बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा आपके तरफ से। बिना रिस्पांस के कैसे काम चलेगा? नए बच्चों को तो जानबूझ के रिस्पांस करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर 1 साल पढ़े हुए हैं, तो मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो समझ रहे हैं कितना, वो सीख रहे हैं कितना, ये मुझे पता है। लेकिन जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो तो कम से कम प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। तो इस तरह का जो लॉजिक है ये बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर खाली छोड़ देने से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिया जाए, मान लो एक रेगुलर हेक्सागन,
इस तरह से रेगुलर हेक्सागन है। साइड लेंथ इसमें ए, सबका साइड लेंथ एक जगह मैं लिख देता हूं ए, सबका साइड लेंथ। अब यहां पर भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हर कॉर्नर पर हमने क्यू चार्ज डाला और 2 कॉर्नर छोड़ दिया। अब हम सेंटर में एक कैपिटल क्यू चार्ज अगर डाल दें तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा आपको बताना है। फाइंड एफ नेट ऑन कैपिटल। चलिए ट्राई कीजिए। हाँ कृष्णा बताइए। सर √3 KQ³ बाय A²। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही फास्ट और बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है, क्या सबका सेम आंसर है? एनीवन गेटिंग द डिफरेंट आंसर? तो देखो, अब ये भी जो क्वेश्चन आया इसमें भी वही लॉजिक लगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लगा। यहां पर हमने 2 कॉर्नर पर छोड़ दिया, यानी कि 2 कॉर्नर पर अगर मैं क्यू चार्ज डाल दूं तो नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी कि ये रिमेनिंग 4 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा उसी के बराबर लग रहा होगा, अपोजिट नेचर लग रहा होगा। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऐसा। इसके कारण कैसा लगेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऐसा। क्योंकि दोनों से सेपरेशन सेम है और ये एंगल 60 डिग्री हमको पता होता है। अगर ये एफ है तो ये भी एफ है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा है ये सारा बात, एंगल 60 डिग्री है। और एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। 60 डिग्री का एंगल है तो √3 टाइम्स हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा। लेकिन हमको ये 4 के कारण फोर्स निकालना है, तो फोर्स इसी के बराबर होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हमको डायरेक्शन के साथ पूछा जाए तो केयरफुल रहना है कि डायरेक्शन अपोजिट करना है। ये नहीं कि मैग्नीट्यूड के बराबर हम कर रहे हैं, डायरेक्शन भी उसी के बराबर करना है, नहीं, वो डायरेक्शन ये लेना है। ये इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है वो ये है, लेकिन रिमेनिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो ये, यही दोनों मिलके नलिफाई करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही जल्दी आंसर आया, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। नाउ ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग देखिएगा। अब मेरे को एक जनरल क्वेश्चन करने की बात है। मान लेते हैं हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड है। अब ये जो n है ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये रेगुलर पॉलीगन है और उसका एक साइड हमने दिखाया है जिसका साइड लेंथ है a, और अदर साइड लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जो सेंटर है, इससे डिस्टेंस ले लिया जाए। और ये डिस्टेंस हो गया r, ठीक है ना? तो क्या क्वेश्चन पूछना है? जस्ट वेट। ये हमारा इस तरह से एक रेगुलर पॉलीगन है। अगर हर कॉर्नर पर चार्ज डाल देंगे तो फोर्स तो 0 हो जाएगा।
ओके, वी आर प्लेसिंग, नहीं तब भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन अभी वैलिड नहीं होगा, छोड़ जान दो, ये रन दो, इसको कोई बाद में पूछेंगे, ये इस कंटेक्स्ट में नहीं होगा। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। ये हमारा एक स्क्वायर है, और हर कॉर्नर पर स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड है, हर कॉर्नर। साइड लेंथ इसका है a, और ये जो सेंटर होगा इसका, ये जो स्क्वायर है, डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, वर्टिकली ऊपर x डिस्टेंस पर एक निगेटिव नेचर का Q0 चार्ज हमने रखा है। ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है। और इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक माइनस Q0 चार्ज हमने रखा है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स on Q0. That is the first question. दूसरा, if x is small compared to a, then comment on the motion of Q0 if it is released from rest. तीसरा and last, if it perform SHM, then find the time period. बहुत ही संजीदा सवाल है, काफी पेशेंस चाहिए, काफी डेडिकेशन चाहिए, एक बार में नहीं बनेगा। कोशिश करो पार्ट बाय पार्ट इस क्वेश्चन को करने का। Anyone not able to understand the question? Just raise your hand. I will explain the question again. अगर कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन क्या है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। इसमें बहुत सारे टास्क हैं। मैं सर Q0 का मास m माने लो, क्या Q0 का मास m माने लो।
मास जरूरत हो तो m ले लेना है डेफिनेटली. इफ यू नीड मास टेक दिस एज m एंड इग्नोर ग्रेविटी. ग्रेविटी को इग्नोर करना है. इस पूरे क्वेश्चन में देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटी. इग्नोर ग्रेविटी. जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मैं उनसे हिंट टाइप में क्वेश्चन दे रहा हूं. सबसे पहले तो सेपरेशन बिटवीन Q एंड Q नॉट, यही काम करना है. पहले तो यही निकालना है. मैं ले रहा हूं आंसर मल्हार. पहले तो तुमको ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा यही एक टास्क है. तब जाके नेट फोर्स पर बात आएगी. पहले अगर सेपरेशन ही नहीं निकलेगा तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे. दूसरी बात कि सेपरेशन अगर आ गया तो फोर्स निकलेगा, लेकिन फोर्स में भी नेट फोर्स निकालने के लिए कंपोनेंट्स और एंगल की जरूरत पड़ेगी. तो एंगल के बारे में भी हमको श्योर होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एंगल जो है वो 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा नहीं है, 60 डिग्री ऐसा नहीं है. अपने को कंपोनेंट्स में तोड़ के कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, कौन सा कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा. उसके बाद सारे कंपोनेंट जो एक डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं उनको ऐड करके पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा. अगर पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा तब हम सेकंड क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन यूज करके इस पर कमेंट कर सकते हैं. और फिर तीसरा क्वेश्चन को एसएचएम के साथ रिलेट करना पड़ेगा. तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर मल्हार बताइए क्या है आपका. 4K 4K Q नॉट Q नॉट into x into x divided by x square plus a square by 2 a square by 2 whole power 3 by 2. ओके. तो अभी के लिए मैं इस आंसर को ले रहा हूं. वेदर वील चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट. सेकंड का आंसर हाँ सर SHM होगा. ओके. so definitely it is going to perform SHM. टाइम पीरियड क्या होगा. सर वो थोड़ा गंदा है तो हाँ वो गंदा ही होगा. आंसर इसके अच्छे नहीं होते हैं. 2 pi divided by under root of 8 root 2 8 root 2 K Q नॉट क्या. K Q नॉट. अच्छा नहीं सर 8 root 2 into K Q नॉट अच्छा ठीक है. by A cube into M. भाई A cube into M mass. हाँ जो लोग ने हैंड रेज किया. आर्या क्या आपका फोर्स का एक्सप्रेशन मैच कर रहा है. हाँ सर फोर्स का कर रहा है लेकिन टाइम पीरियड अलग आ रहा है. ओके चलिए आप बताइए टाइम पीरियड क्या आ रहा है. 2 pi into under root of 4K Q naught Q naught Q हाँ upon M into x square plus a square by 2 whole raised to 3 by 2. एक्स का टर्म नहीं आएगा इसमें. एक्स का टर्म इसमें नहीं आएगा. Okay. सेकंड क्वेश्चन इसलिए दिया गया था. थोड़ा सा आंसर में करेक्शन एक बार देखिए. आद्या हाँ, आपका सेम है.
हाँ सर, मेरा सेम है। वो मैंने के, जो फर्स्ट वाला आंसर है ना, उसमें मैंने के की जगह वो 1/4 पाई एप्सिलॉन डाला 4 है, पाई एप्सिलॉन नॉट लेकिन डाल मेरे दिया है, हिसाब से हाँ। तो एक्चुअली हाँ वो तो वैल्यू डालोगे ना तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो ठीक है, मैं वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएटेड कि बच्चों ने ये क्वेश्चन कट निकाला। नहीं तो बच्चे तो पहले आधे सदमे में चले जाते हैं क्वेश्चन को देख के, उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये चल क्या रहा है। देखो, जिन बच्चों से नहीं हुआ, मैं पार्ट बाई पार्ट इस क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा आज, डोंट वरी। मैं कुछ स्टेप्स आपको दिखाऊंगा और फिर रिमेनिंग आपको करके कल ये आंसर को मैच करना रहेगा। मैं डायग्राम एक बार दोबारा यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। डायग्राम इज द की। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, इसलिए डायग्राम को ध्यान देना है। ये हमारा इस तरह का सिनेरियो है। ये डिस्टेंस है x, ये जो बेस की तरह एक्ट कर रही है 90 डिग्री, ये जो बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा a/√2। कैसे? तो a√2 हमारा डायगोनल है, बाई 2 करेंगे हाफ, तो ये हो जाएगा a/√2। तो जो डिस्टेंस हमको जो पहला चीज निकालने का बाद था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? a/√2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। So that will be equals to x square plus a square upon 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस। दूसरी बात कि ये जो चार्ज यहां पर हमने जो चार्ज दिया वो निगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है। तो फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। सिमिलरली सिर्फ यही नहीं, ये वाला भी चार्ज है, ये अपनी तरफ खींचेगा लाइक दिस, ये अपनी तरफ खींचेगा लाइक दिस। ये पूरा एक पिरामिड जैसा बनेगा, पिरामिड जैसा। अब ये जो एंगल है, मैं इस एंगल को कुछ देर के लिए लिख रहा हूं अल्फा, और ये जो फोर्स है एफ, इस फोर्स के कंपोनेंट्स टूटेंगे। ध्यान से देखते रहना, एक नीचे की तरफ होगा तो बोलेंगे एफ कॉस अल्फा, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा जिसको बोलेंगे एफ साइन अल्फा। ये एक फोर्स का कंपोनेंट है, ऐसे चारों के कंपोनेंट टूटेंगे और तुम सिमेट्री से समझ सकते हो कि एफ साइन अल्फा जो है विल कैंसिल आउट। टू ईच अदर, चार कंपोनेंट जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एफ कॉस अल्फा विल एड अप। मतलब नेट फोर्स की जो बात हम कर रहे थे पहला क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 4 टाइम्स एफ कॉस अल्फा। अब 4 इंटू एफ का वैल्यू क्या होगा? तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट ओवर, इसी का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसी का स्क्वायर कर दो, इनटू कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा का भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल बनाया है, मैंने एक बार फिर से एक बार ट्रायंगल बना देता हूं। ये जो ट्रायंगल हमने यहां बनाया था, ध्यान से देखो, इसमें ये एंगल अल्फा है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a/√2 है, और ये अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो कॉस अल्फा, ये जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, इसमें अगर तुम देखोगे कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये बेस हो जाएगा x, अल्फा ये वाला एंगल ले लिया तो कॉस अल्फा का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पुट कर दोगे तो ये हमारा 3/2 जो पावर यहाँ पर आया था, तो बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो ये हुआ पहला पार्ट। अभी भी इस पार्ट में जितना आसानी से हमने बता दिया कि तुम लोग रियलाइज करोगे तब जाके ये समझ आएगा।
और मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूं, मैं फिर से कल एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कॉपी पर एक स्क्वायर बना के पेन ऊपर रख देना ऐसा खड़ा, और तब इसको ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करके थोड़ा इमेजिन करने का कोशिश करना, तब ये बात पूरी की पूरी समझ में आएगी। और ये जो बाकी के दो पार्ट है, अप्रोक्सीमेशन और एसएचएम, ये उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और जो काम हमने स्क्वायर के लिए किया है, यही काम हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, हेक्सागन में भी कर सकते हैं। इस तरह के रेगुलर फिगर बहुत सारे बन सकते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि मेरे को हर क्वेश्चन करने की जरूरत है। मैं स्क्वायर का कर लिया, ट्रायंगल का भी एक बार करके बता देंगे, बाकी कोई भी फिगर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। तो कल भी हम लोग का प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ही रहेगा। टुमारो वी आर गोइंग टू हैव क्लास, फ्राइडे को भी आपकी क्लास रहेगी, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। और मैं देखता हूं इस संडे तो अगले वेंसडे को टेस्ट बोला है ना हमने, तो वेंसडे को आपका टेस्ट होगा, और पहला टेस्ट मैं सोच रहा हूं ऑनलाइन रखने का। फर्स्ट टेस्ट विल बी ऑनलाइन, योर सेकेंड टेस्ट विल बी ऑफलाइन। तो कमिंग वेंसडे इज लाइक कितने तारीख को पड़ेगा, जब भी पड़ेगा, अगला वेंसडे इज ऑन 17th। तो 17th वाला जो टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, उसके बाद 24 वाला टेस्ट ऑफलाइन रहेगा। जहां तक का सिलेबस कवर होगा वहीं तक का टेस्ट रहेगा। इसको देखिए, कल भी पूरा का पूरा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही फोकस करेंगे, कूलम्ब्स लॉ पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।